चलो, तो मित्रों कल तक हमने डिस्कस कर लिया था। शुरू से करते। नमस्कार मित्रों कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं स्वर, और आज हम वर्ण के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं व्यंजन। तो देखिए, हमने अध्ययन की सरलता के लिए व्यंजन को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं हमारे स्पर्शी या वर्गीय, उसके बाद एक आते हैं अंतःस्थल व्यंजन, उसके बाद ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले जान लेते हैं स्वर में और व्यंजन में क्या अंतर होता है। ये मैं कल की क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो हमारे स्वर होते हैं उनमें जो प्राणवायु होती है वो बहुत कम लगती है। दूसरी बात कि जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, जबकि व्यंजन होते हैं वो स्वरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको क वाला एग्जाम्पल दिया था कि जो हमारा क होता है अगर उसे स्वर रहित कर दिया जाए तो उसके पीछे क्या आता है, क। ठीक है, अ, तो अ स्वर से मिलके बना हुआ है क, तो क बोलेंगे आप तो उसके साथ अ स्वर भी आ रहा है, मतलब वो डिपेंड कर रहा है अ पे। तो इसी प्रकार सारे व्यंजन हैं वो निर्भर होते हैं हमारे स्वरों पे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट में हमारे पास जो इसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो व्यंजन डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे व्यंजन होते हैं। आपको नॉर्मली 41 आपने देखा होगा कि व्यंजन होते हैं। ठीक है, लेकिन 33 जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लास्ट में जब कंक्लूजन निकलेगा मैं आपको सारे डिटेल में बता दूंगा कि कौन कितने होते हैं। ठीक है, तो यहां से चलते हैं। सबसे पहले आ जाइए स्पर्शीय वर्गीय। देखिए हमने क्या किया हुआ है, 5 वर्गों में पूरे व्यंजन को विभक्त किया हुआ है। 5 वर्ग आते हैं हमारे, तो जो वर्ग में विभाजित हैं वो वर्गीय कहलाते हैं। जैसे पहले क वर्ग की बात कर ले, क ख ग घ घ, फिर च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। तो कितने हो गए आपके, 5 यहाँ 5 यहाँ, और 5 मल्टीप्लाइड विद 5, तो 25 आपके व्यंजन यहाँ पे वर्गीय हो गए। ठीक है, तो ये अध्ययन की सरलता के लिए हमने इसे कैटेगराइज किया था। दूसरे अगर हम बात करें अंतःस्थल व्यंजन, अंतःस्थल व्यंजन होते हैं 4 और वो होते हैं यारा लावा। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से निम्न में से अंतःस्थल व्यंजन कौन सा है, तो आप बोलेंगे यारा लावा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब जिनको उच्चारित करते समय थोड़ी सी ऊष्मा सी लग रही हो, थोड़ी सी ऊष्मा लगती, जैसे श, देखिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, तो श श स ह। ठीक है, तो तीनों प्रकार के स और उसके बाद ह, तो ये क्या हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि 2 व्यंजन प्लस 1 स्वर से मिलकर हमारा संयुक्त व्यंजन बना होता है। 2 व्यंजन प्लस 1 स्वर से मिलकर हमारा संयुक्त व्यंजन बना होता है। जैसे अक्षर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क श अ। ठीक है, अगर मैं श का भी स्वर रहित कर देता हूं तो अ लगाना पड़ेगा, तो 2 व्यंजन हो गए प्लस 1 क्या हो गया मेरे पास, 1 हो गया मेरा स्वर। ठीक है, उसी प्रकार त्र की बात करें तो त र। ठीक है, अगर मैं र को भी कर दूं स्वर रहित तो अ लगाना पड़ेगा, तो 2 फिर से क्या हो गए हमारे पास व्यंजन हो गए और उनके साथ एक स्वर लगा हुआ है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो आप व्यंजन को अगर आप सरलता के लिए, अध्ययन की सरलता के लिए विभाजित करते हैं तो ये 4 वर्ग हैं, और यहां से हमने 25 यहां रख लिए थे, 4 ये रख लिए और 4 ये रख लिए। ठीक है, और 4 हमारे यहाँ पे अक्षर। ठीक है, और ज्ञ और श्री वाला श्रम ये भी इसी में आता है संयुक्त अक्षर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला बिंदु। उसके बाद आ जाइए द्वितीय बिंदु पे, घोष। घोष करना मतलब उद्घोषणा, घोष घोष आपने सुना होगा, कंपन। जो हमारे बोलते टाइम जो कंपन हो रहा है उसके बेसिस पे हमने इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक अघोष और एक सघोष। ठीक है, तो 2 टाइप के हमारे व्यंजन होते हैं, एक सघोष और एक अघोष। देखिए, जो पहला वर्ण होता है किसी भी वर्ग का, जैसे ये क वर्ग है तो इसका पहला और दूसरा, ठीक है, क और ख। सिमिलरली च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का पहला और दूसरा ट और ठ, त वर्ग का त और थ, और प वर्ग का प और फ। ठीक है, तो ये क्या होंगे हमारे अघोष होंगे। ठीक है, तो कितने वर्ण हो गए, 5 हमारे पास वर्ग हैं और हर किसी से 2-2 ले रखे हैं, तो 2 5 दूनी 10 हमारे यहाँ पे यहां से निकल गए। ठीक है, प्लस श श स। ठीक है, तो तीनों श हमारे यहाँ पे इसके साथ ऐड होंगे, तो ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 13। तो 13 हमारे क्या हो गए, अघोष व्यंजन हो गए। 13 हो गए हमारे अघोष व्यंजन। उसके बाद आ जाइए सघोष व्यंजन पे। ठीक है, तो सघोष व्यंजन में हमारे क्या है, तीसरा चौथा और पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। जैसे क वर्ग की बात करें, ग घ घ। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, सघोष में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें ब भ म, तो ये हमारे क्या है, सघोष है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें 3 4 5, तो हमारे पास 5 वर्ग है, तो 5 3 15, तो 15 तो यहां से हमारे पास ये हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक है, आयोग वाह को छोड़ दीजिए, अंग अह को, तो जो 11 हमारे स्वर होते हैं, और इनके साथ आप क्या कर दीजिए, ठीक है, य र ल व और ह को ऐड कर दीजिए, तो 5 ये हो गए, 11 और 5 यहाँ से 16 और 15 ये थे। टोटल नंबर ऑफ सघोष रहेंगे आपके पास 31, तो 31 हमारे पास होते हैं सघोष। उसके बाद आ जाइए जो हमारा
यहाँ पे वर्गीकरण का तीसरा प्रकार है, ये है प्राणवायु के आधार पर। जो प्राणवायु निकलती है, प्राणवायु क्या होती है, जब किसी ध्वनि को आप उच्चारित करते हैं उसके साथ कुछ हवा निकलती है, तो दैट इज कॉल्ड प्राणवायु। तो उसके साथ जो प्राणवायु निकल रही है, तो कुछ के साथ कम प्राणवायु निकलती है, कुछ व्यंजनों को उच्चारित करते समय कम प्राणवायु निकलती है, कुछ को उच्चारित करते समय अधिक प्राणवायु निकलती है। जिनके साथ कम प्राणवायु निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, जिनके साथ अधिक प्राणवायु निकलती है उन्हें कहते हैं महाप्राण। तो जैसे आप किसी भी वर्ग की बात करें, उसका पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो आपका क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। क क देखिए, क बोलने में आपको ज्यादा प्राणवायु नहीं निकलेगी, लेकिन ख बोलेंगे आप, ख, ठीक है, तो आपकी प्राणवायु थोड़ा ज्यादा निकलेगी। तो दूसरा क्या होता है, महाप्राण होता है। तीसरे की बात करें, क ख ग, ग भी आराम से बोला जा रहा है, इसका मतलब ये कौन से में जाएगा, अल्प प्राण में। और पांचवा ग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, 135। ठीक है, 135 प्लस य र ल व। आपने देखो य र ल व, अगर आप उच्चारित करेंगे य र ल व को, तो बड़े इजीली आपका प्राणवायु बहुत कम निकल रहा है, तो इसीलिए इन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है, अल्प प्राण में। प्लस जो हमारे 11 स्वर होते हैं, स्वर सभी अल्प प्राण होते हैं, स्वरों के साथ बहुत कम प्राणवायु निकलती है, व्यंजनों के साथ प्राणवायु अधिक निकलती है। ठीक है, तो अल्प प्राण में हमारे हो जाएंगे 1, 3, 5, तो 3 5 15, ठीक है, और 4 ये हो गए 15, और 4 19, और 11 30, तो 30 हो गए आपके पास अल्प प्राण। महाप्राण की अगर बात करें तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा मतलब दूसरा ख, इसका च वर्ग का छ, ट वर्ग का ठ, त वर्ग का ठ, प वर्ग का फ। तो आप इनको उच्चारित कीजिए, जो दूसरे किसी भी वर्ग के जो दूसरे वर्ण हैं उनको अगर आप उच्चारित करते हैं तो उनके साथ अधिक प्राणवायु निकलती है, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, महाप्राण बोला गया है। सिमिलरली चौथे वाले को आप प्रोनाउंस करेंगे तो चौथा वाला क्या है, घ झ ढ ग, तो इनके साथ भी अधिक प्राणवायु निकल गई, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, महाप्राण। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, श श श ह भी महाप्राण में है, तो ये यहां से 10 ये यहां से निकल जाएंगे, 5 दूनी 10 और 4 ये, तो टोटल नंबर ऑफ महाप्राण जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, 14। तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा उच्चारण के आधार पर, कि हम जब उच्चारण करते हैं तो उस बेसिस पे हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में किया है। ठीक है, डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आता है स्पर्शी व्यंजन, जिसमें आपकी जिह्वा स्पर्श करती है। ठीक है, तो आपके जो क ट त प, ठीक है, क ट त प, इन चारों वर्गों के जो शुरू के 4 हैं, 1 2 3 4, इन क ट त और प, तो मतलब क ख ग घ, उसके बाद ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ। ठीक है, तो ये सारे आपके किस में आते हैं, स्पर्शी व्यंजन में। तो 4 वर्ग हैं और 4 4 हैं, तो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पर्शी 16 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाए संघर्षी, जिनको बोलते टाइम थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होते हैं श श श स स ह। ठीक है, तो ये 4 यहां से हो गए संघर्षी। ठीक है, इन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, ऊष्म भी बोल रहे थे। ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन एक ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 हमारे पास क्या आते हैं, विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन बोला जाता है इन्हें। ठीक है, क्योंकि ये विदेशी भाषा से आए हुए हैं। ठीक है, जैसे इसके नीचे नुक्ता लगा होता है। ठीक है, क ख ग फ, फ बोलना पड़ता है जैसे क। ठीक है, जैसे फ को फ नहीं, थोड़ा सा प्राणवायु अधिक देनी पड़ती है। ठीक है, तो संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे क्या संघर्षी में रखा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी सिर्फ क को मानती है और फौजों को क्या मानती है, आपका विदेशी व्यंजन मानती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए स्पर्श संघर्षी। ठीक है, ये होते हैं आपके च छ ज झ, यानी कि जो आपका च वर्ग का है उसके चारों जो छूट गए थे हमारे स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में, स्पर्शी में जो च वर्ग के हमारे चारों शुरू के छूट गए थे वो कहाँ चले गए, स्पर्श संघर्षी में। तो स्पर्श संघर्षी में च छ ज झ हमारे चारों आ जाएंगे। नासिके की अगर बात करें, जो इंपोर्टेंट होता है, तो किसी भी वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है, 5वां अक्षर होता है किसी भी वर्ग का, जैसे इसका ग, इसका अण न म। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क ख ग घ नहीं होंगे, ग होगा। ठीक है, इसका च छ ज ढ, ठीक है, य, फिर ट ठ ड ढ ण त थ द द न होगा, और इसका प फ ब भ म होगा। तो ये पंचमाक्षर जो होता है वो नासिक होता है, क्योंकि नाक से ऐसा लगता है कि इनका उच्चारण नाक के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इसे नासिक बोला जाता है। एक होता है संघर्षहीन, जिसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है, जैसे कि आप य और वो को बोल के देखिए। ठीक है, तो य और वो को अर्धस्वर भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि उसमें संघर्षहीन है य वो। ठीक है, तो अल्प प्राण है। ठीक है, अल्प प्राण में हमने य र ल व को पढ़ा हुआ। लुंठित व्यंजन होता है हमारा र। ठीक है, उसके बाद पार्श्विक की बात करें, पार्श्विक का मतलब बगल में बैठा हुआ। ठीक है, तो जिसको बोलते टाइम प्राणवायु बगल से निकले, जिसको बोलते टाइम प्राणवायु बगल से निकले, वो हमारा क्या होता है, पार्श्विक होता है। और पार्श्विक में रखा जाता है ल को। तो आप ल को उच्चारण करेंगे ल, तो आपको पता चलेगा कि जो प्राणवायु है वो किनारों से निकल रही है, तो पार्श्विक हो गई ये। उसके बाद 2 होते हैं हमारे पास ताड़न जात। ठीक है, ट ठ ड ढ वाले से। ठीक है, ढ ड ढ, ड और ढ क्या होते हैं हमारे, ताड़न जात होते हैं। तो ताड़न जात क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि इनमें से, निम्न में से ताड़न जात व्यंजन कौन है, तो ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद
मुश्किल है मित्रों। अब आ जाइए जो हमारा वर्गीकरण का पांचवा आधार है, वो है उच्चारण के स्थान के आधार पर, कि मतलब कौन से वर्ग को उच्चारित करते समय हमारे किस जगह पे, ठीक है, कौन से स्थान से हम उसे उच्चारित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है। तो आपके जो गले में सबसे नीचे से शुरू करेंगे, जो गला होता है हमारा यहाँ पे, उसे कहते हैं कंठ, ठीक है। तो कंठ से जो उच्चारित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं कंठ व्यंजन, ठीक है। उसके बाद आते हैं, आप अगर जीभ के ऊपर की साइड देखेंगे, जो हमारा तालु होता है उसे क्या कहते हैं, तालु, और जो तालु से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तालव्य। उसके बाद जैसे आपके दांत शुरू होने वाले होते हैं, यहाँ पे ये वाला एरिया होता है, उसे बोलते हैं मूर्धा, मूर्धा, जहां से दांत बस जस्ट निकलने वाले हो, ठीक है। तो और जो मूर्धा से जिस जगह से उच्चारित होते हैं उन्हें कहते हैं मूर्धन्य। उसके बाद जो दांत को छू के जिस टाइम पे दंत से, जो दांत के छूने से, जिह्वा के छूने से उच्चारित होते हैं उन्हें कहते हैं दंत्य, ठीक है। और अंत में हमारा सबसे आगे होता है होंठ, ओष्ठ, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं ओष्ठ, ठीक है। तो अब यहाँ से आप समझेंगे, ठीक है, हम समझेंगे कि व्यंजन को किस कैटेगरी में कौन से फॉल करते हैं, ठीक है, किस कैटेगरी में कौन से व्यंजन आते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे मैंने वर्ण लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉरी उच्चारण स्थान इधर लिखना चाहिए, ठीक है, उच्चारण स्थान वर्ण, और यहाँ पे उच्चारण स्थान, ठीक है। अगर कंठ से बात करें तो अ को बोल के देखिए, आ, ये सारे क्या कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, आ हो गया, क ख ग घ, सारे कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। तो अ हो गया, आ हो गया, और क वर्ग सारा होता है हमारा कंठ से होता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो क वर्ग है वो क से क है और क से कंठ है, ठीक है। उसके बाद विसर्ग, ठीक है, अंग के बाद एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। तो जो विसर्ग होता है वो क्या है हमारा कंठ से उच्चारित होता है। उसके बाद आ जाएगी तालु के, ठीक है। तो जो तालु ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जिह्वा रहेगी, तो ये होता है ई, ठीक है। जब आप ई को उच्चारित करेंगे, ठीक है, और च वर्ग को उच्चारित कीजिए, च छ ज झ, तो आपकी जिह्वा आपके तालु को स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो च छ ज झ ठीक है, ये आपके सारे क्या हो गए, तालु हो गए। और य और श आपके किससे होते हैं, तालु से ही होते हैं। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, ठीक है। च से चालू या त से तालु, इसको इस प्रकार से याद रख लीजिए। उसके बाद आता है मूर्धा, जहां से आपके दंत वाला शुरू होने वाला है, जस्ट उसके पीछे वाला भाग, ठीक है। तो मूर्धा में हमारा कौन सा होता है, री, री को अगर आप बोलेंगे री री, ठीक है, तो आपका जिह्वा आपके मूर्धा को छूती है, ठीक है। तो ये हो गया री, और टा वर्ग आपका सारा हो गया, जैसे ट ठ ड ढ, तो आपकी जिह्वा किसको छू रही है, आपकी मूर्धा को छू रही है, ठीक है। तो मूर्धा होता है आपका टा वर्ग। उसके बाद र को बोलिए र या री, तो री और र दोनों एक साथ है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, टा वर्ग पूरा मूर्धा से उच्चारित होता है। और श प वाली श, ठीक है, तो इसको भी, ये भी मूर्धा में ही आता है। उसके बाद आता है ये दंत, ठीक है, जो हमारा सब आगे सबसे आगे ओष्ठ है, लेकिन ओष्ठ के बाद जो हमारे दांत वाला एरिया, जब हमारे जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, तब त वर्ग क्या आप उच्चारण करके देखिए, त थ द ध न। तो सारे त वर्ग कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं दंत में, ठीक है। उसके बाद ल और स, ठीक है, स, ठीक है। ओष्ठ की अगर बात करें तो जितने भी आपके ऊ हो गया, ऊ, देखिए ऊ, ठीक है। और प वर्ग को अगर आप उच्चारित करेंगे, प फ ब भ म, सारे कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, ओष्ठ से उच्चारित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाई करता है ओष्ठ में। अब देखिए, जैसे हमारा ए बना होता है अ धन ई से मिलकर, ठीक है, तो ये कहां से उच्चारित होगा, कंठ प्लस तालु, और कंठ प्लस तालु को क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। वैसे ही हमारा ए है, ठीक है, अ धन ई, ए, ठीक है, तो ये भी कहां से होगा, कंठ प्लस तालु। सिमिलरली अगर हम बात करें ओ की, ठीक है, ओ और औ होता है हमारा ओ औ, ठीक है। तो ओ होता है हमारा ओ धन अ, ठीक है, तो ओ औ, तो हमारे ये कहां से बने होते हैं, कंठ से आ गया हमारा अ धन उ ओष्ठ से, ठीक है। तो कंठोष्ठ इन्हें बोला जाता है। तो ओ औ जो होते हैं आपके, वो कंठोष्ठ व्यंजन होते हैं, ठीक है। कंठ प्लस होंठ जहां पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो है हमारा वो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, दंतोष्ठ होता है, दंत प्लस वो, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, दंतोष्ठ होता है, दंत प्लस वो ओष्ठ, ठीक है, वो, ठीक है। उसके बाद अंत में हमारा बचता है अनुस्वार। अनुस्वार हमारा होता है नासिक के, जब आप अनुस्वार को प्रयोग करेंगे, अनुस्वार जैसे आप किसी भी वर्ड में, हिंदी की मैं बात करता हूँ, हिंदी, ठीक है, तो अनुस्वार है, ठीक है। तो ये क्या है, नासिक है, ऐसा लगता है कि इसका उच्चारण नाक से किया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा अंत में ह, और ह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसका उच्चारण स्थान है आली जिह्वा,
ठीक है। मेनली आपकी जो पूछा जाएगा वो क वर्ग के लिए पूछा जाएगा, च वर्ग के लिए पूछा जाएगा, ट वर्ग के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, त वर्ग के लिए और प वर्ग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं सबसे पहले क वर्ग, ठीक है, फिर च वर्ग, ठीक है, उसके बाद मूर्धा आता है आपका ट वर्ग, ठीक है, उसके बाद दंत्य आता है हमारा त वर्ग, और हमारा पोस्ट में आ जाता है प वर्ग, ठीक है। तो आप जैसे पीछे से चलेंगे क, च, ट, त और प, ठीक है। इस प्रकार से आपका उच्चारण स्थान होता है व्यंजनों का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।